आज हम ये पाठ फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर अर्थात राजनीति विज्ञान के मूल आधार नामक अराजकतावाद के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक राजनीति से क्रांतिवाद को लेकर के बहुत सारी विचार हमने रही थी। कुछ राजनीतिक शास्त्रों के द्वारा यह दावा किया गया है कि राज्य के अभाव में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, अर्थात व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सब प्रकार के विकास कर सकता है। कार्ल मार्क्स ने यह कहा है कि उन व्यक्तियों के राज्य की संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपना में तो देवता या पशु के समान है। लेकिन दूसरी ओर जो व्यक्तिवादी विचारक हैं उनका यह मानना है कि व्यक्ति में विवेक होता है, व्यक्ति न केवल अपने हित में सोचता है बल्कि दिशा में प्रयास भी करता है, अर्थात व्यक्ति अपने हित का स्वयं संरक्षक बना चाहता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को रचनात्मक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को कार्य करने की ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात राज्य को जब तक व्यक्ति को कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए जब तक उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का अन्य व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक सर्वोपरि महत्व देते हैं उस विचारधारा को व्यक्तिवाद के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर अराजकतावादी जो विचारक हैं विलियम गाडविन, बेकिन, टॉलस्टॉय, रामथा आदि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राज्य के द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती है। इसलिए राज्य का केवल दायित्व बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना है, शिक्षा का प्रबंध करना है, सेना की व्यवस्था करना है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसका कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात अराजकतावादी विचारक एक राज्य में समाज की स्थापना पर बल देते हैं। उनका मानना है कि राज्य एक बाध्यकारी सत्ता पर आधारित, एक बाध्यकारी शक्ति पर आधारित संस्था होती है जिसका अर्थ होता है बाध्यता, बहिष्कार, विनाश और विभाजन से होता है, जबकि अराजकतावाद का अर्थ स्वतंत्रता, प्रेम और एकता से होता है। इसलिए सभी अराजकतावादी विचारक लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य के संरक्षण के लिए व्यक्ति में सरकार की योग्यताओं के आधार राज्य नामक संस्था को समाप्त करने पर बल देते हैं। आइए आज हम बात करते हैं अराजकतावाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, राज्य एक अनावश्यक संस्था है जहां आदर्शवादी राज्य में लोक कल्याणकारी संस्था को स्वीकार करते हैं। प्रतिवादी के अनुसार, आदर्शवादी के अनुसार राज्य के संगठन में रहकर के ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं राज्य के अभाव में उनको नहीं किया जा सकता है, जैसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना है, समझौतों को लागू करना है, दिन प्रतिदिन के व्यापार में उत्पन्न होने वाले विवाद का निपटारा करना है, सामाजिक सुधार को लागू करना है, शिक्षा का प्रबंध करना है। ये सारे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं राज्य के भाव में इनको नहीं किया जा सकता है, इस कार्य के कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। तो कहने वाला यह था कि जहां आदर्शवादी के अनुसार राज्य एक सर्वोत्तम संस्था होती है, राज्य के भाव में किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये सारे जो आदर्शवादी विचारक हैं राज्य के महत्वपूर्ण स्वरूप को स्वीकार करते हैं, राज्य के महत्वपूर्ण सहयोग योगदान को स्वीकार करते हैं, लेकिन विलियम गाडविन
अलस्टाय, प्रार्थना आदि सारे जो अरस्तावादी जो विचारक हैं, जो लेखक हैं, राज्यशास्त्री हैं, ये राज्य को एक अनावश्यक अवांछनीय संस्था में स्वीकार करते हैं। उनका ये मानना है कि इस कार्य में बहुत सारे कार्य हैं जिनको राज्य के अभाव में भी व्यक्तियों के द्वारा स्वेच्छापूर्वक सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। क्रोपार्टिक्स का ये कहना है, पोकर का कहना है कि इतिहास ये बताता है, इतिहास में यह जानकारी प्राप्त होती है कभी ना कभी किसी देश की सेना शत्रु राज्य की सेना से अवश्य पराजित हुई है, लेकिन जब देश की जनता ने स्वेच्छा से इस विदेशी आक्रमण का मुकाबला किया है तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए भाई आक्रमण से सुरक्षा करना राज्य का दायित्व नहीं है। ये कार्य राज्य के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। जिन कार्यों को सरलतापूर्वक, सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक सामान्य जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है, इसलिए राज्य की द्वारा सरकार नहीं होती है। जहां तक संख्या समझौते लागू करने की बात की जाती है, राज्य के अभाव में भी इस कार्य के समझौते को जनता के द्वारा लागू किया जा सकता है, उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। जितने भी जो संख्या होती है, समझौते होते हैं, जनता के द्वारा नैतिकता के आधार पर उनका पालन किया जाता है। जहां तक बात सामाजिक सुधार के प्रति सामाजिक सुधार की बात आती है, सामाजिक क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन या सुधार करने अपेक्षित होते हैं, सभी प्रकार के सुधार को सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है, इन सुधारों को लागू किया जा सकता है और शिक्षा का प्रबंधन किया जा सकता है। तो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही इस प्रकार के सुधार को लागू किया जा सकता है, क्योंकि राज्य के पास एक बाध्यकारी क्षमता होती है, शक्ति होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, लेकिन राज्य के भय के कारण, बाध्यता के कारण इस कार्य जो सुधार अपेक्षित होते हैं, इन सुधार को प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से बाल विवाह को संस्कारिक प्रक्रिया में स्वीकार किया जाता है, इस प्रकार के बहुत सारे अवसर आते हैं जिनमें प्रशासन के द्वारा बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि अब की बार एक भी बाल विवाह संपन्न नहीं होने देंगे, लेकिन अगले दिन ये देखा जाता है, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, इस प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से पोस्टर वगैरह लगे हुए मिलते हैं जो सिद्ध करते हैं कि प्रशासन के दावे के लिए खोखले प्रतीत होते हैं, खाली प्रतीत होते हैं। तो कहने लगे था कि चाहे सामाजिक सुधार की बात आती है, शिक्षा की प्रबंध करने की बात आती है, सबने समझौते लागू करने की बात आती है, इस प्रकार के कार्य को न केवल सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है, बल्कि जनता के द्वारा नैतिकता के आधार, अपने विवेक के आधार, स्वरुचि के आधार, अपनी पसंद के आधार उन्हें सही रूप से लागू किया जा सकता है। इसलिए जो कार्य राज्य के द्वारा नहीं किए जा सकते, इस प्रकार के कार्य को जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राज्य के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भय का वातावरण बना रहता है। इस प्रकार के भय के कारण जो सामाजिक सुधार इस प्रकार के अपेक्षित होते हैं, इस प्रकार के सुधार नहीं हो पाते हैं, जिस प्रकार के सुधार होने चाहिए, इसलिए राज्य का ऊपर बड़ा योगदान नहीं होता है। तो अरस्तावादी के अनुसार राज्य एक अनावश्यक संस्था होती है, एक बुराई होती है, इसलिए बार बार उनका यही दावा किया जाता है, इसलिए बार बार वे दावा करते हैं कि एक राज्य में समाज की स्थापना होनी चाहिए, एक बाध्यकारी शक्ति पर आधारित संस्था का स्थापना होना चाहिए, उसका समापन होना चाहिए, सभी प्रकार के जो संस्था होते हैं स्वेच्छा का आधार सम्मिलित होने चाहिए, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं किया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि राज्य बुराई होती है। दूसरा जो सिद्धांत है कि अरस्तावादी राज्य को न केवल एक अनावश्यक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, बल्कि उसे बुराई के रूप में भी स्वीकार करते हैं। उनका यह मानना है क्योंकि राज्य के पास सत्ता होती है, एक बाध्यकारी शक्ति पर आधारित सत्ता होती है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता का पतन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत होता है, और जनता में शक्ति का धर्म एक भय का वातावरण रहता है, इसलिए राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। एक राज्यवीय समाज की स्थापना की बात जाती है, राज्य की बुराई को भी स्वीकार करते हैं। उनका यह मानना है कि राज्य पूंजीपति वर्ग का संरक्षक होता है, पूंजीपति वर्ग के संरक्षण की बात करता है और जो सामान्य जनता के शोषण में सहायक होता है। कहने का मतलब यह है कि आयकर हम देखते हैं
कि राज्य के द्वारा केवल जनहित में संपन्न वर्ग के लोगों के हित में ही नहीं कानून बनाने में रुचि जाती है, बल्कि कानून को लागू करने का भी प्रयास किया जाता है। तो राज्य स्तर से भी बुराई माना जाता है कि राज्य पूंजीपति वर्ग का हितैषी माना जाता है और जनसाधारण वर्ग के शोषण में सहायक होता है। तो कहीं इस प्रकार की जो वर्ग विभाजन व्यवस्था बन जाती है, इसके अलावा कहा जा सकता है कि राज्य के पास एक बाध्यकारी सत्ता होती है, शक्ति होती है, जिसके द्वारा न केवल मनमाने ढंग से कानून बनाने का प्रयास किया जाता है, बल्कि कानून को जनता पर थोपने के भी प्रयास किए जाते हैं, जनता को लागू करने के प्रयास किए जाते हैं। और जिन कानून का जनता के विरोध किया जाता है, इस प्रकार से अपने बलगा प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की विद्रोह की जो संभावनाएं होती है उनको दबाने का भी कोशिश किया जाता है। इसलिए राज्य को बड़ी है, राज्य को समाप्त करना चाहिए। जहां तक दूसरे सिद्धांत की बात आती है कि राज्य में यह भी बुराई पाई जाती है कि यद्यपि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। एक अच्छे वातावरण में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बहुत अधिक डेवलपमेंट होता है, बहुत अधिक विकसित हो जाता है, बहुत अधिक विकास होता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि राज्य के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपने निजी हित के कारण एक राजनीतिक रूप से वातावरण को दूषित किया जाता है और इस प्रकार से दूषित वातावरण में व्यक्ति के व्यक्ति का विकास होकर के उसका अधोगति की ओर चला जाता है, उसके विकास की जो समान होती है वह सतत समाप्त हो जाती है। इसलिए भी राज्य बुराई माना जाता है। प्राय देखा जाता है कि चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मिथ्या प्रचार का सहारा लिया जाता है, विरोधी दल के विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और मतदाताओं को चुनाव के समय उन्हें रिश्वत दी जाती है, उन्हें धमकियां दी जाती है, उनका नैतिक पतन करने की कोशिश जाती है, कई बार उन्हें नशीले पेय पदार्थों की शिकायत तक भी आपूर्ति की जाती है। जिन व्यक्तियों ने कभी चाय और कॉफी तक नहीं पी है, लेकिन चुनाव के दौरान वे भी विषैले जो पेय पदार्थ होते हैं इस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करने में नहीं चूक नहीं करते हैं, इसलिए उनका भी नैतिक पतन हो जाता है। तो कहने पर यह है कि जिस प्रकार से देश का जो महत्वपूर्ण समय होता है, जो धन होता है, उसकी बर्बादी भी राज्य के दौरान होती है। तो लगता है कि जो कानून कुछ ही समय में बन जाना चाहिए, उस प्रकार के विधेयक कानून का रूप लेने बहुत सारे कई वर्षों का समय निकल जाता है। अर्थात पार्लियामेंट में, संसद में विरोध के लिए विरोध चलता रहता है और संसद वहां पे बकवास की दुकान पर निकल जाती है। इसलिए राज्य को भी बुराई को स्वीकार किया जाता है, इसलिए राज्य की बुराई होती है। इसलिए यहाँ पर सभी जो विचारक हैं, राज्य शास्त्री हैं, एक राजनीतिक समाज की स्थापना कर देते हैं। इसलिए बार बार उनके द्वारा दावा किया जाता है कि एक राजनीतिक समाज की स्थापना नहीं होनी चाहिए, राज्य में बुराई होती है, राज्य शासन का वोट पा जाते हैं, इसे करके उनके द्वारा विरोध किया जाता है। तीसरा स्वदेश सिद्धांत की बात जाती है, निजी संपत्ति का निषेध करते हैं। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद निजी संपत्ति को जन सामान्य के हित में नहीं मानता है, अर्थात उसी प्रकार से राष्ट्रवादी विचारक भी निजी प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को जन सामान्य के हित में नहीं मानते हैं। उनका यह मानना है कि निजी संपत्ति के कारण कानून सीमाती स्वदेश समाज दो वर्ग में विभक्त हो जाता है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग के पास हो जाता है। अर्थात जिन व्यक्ति के पास आर्थिक संसाधन पाए जाते हैं वे पूंजीपति वर्ग में होते हैं और इस प्रकार के वर्ग होते हैं जिनके पास निजी संपत्ति का अभाव हो जाता है, अर्थात जो केवल श्रम करके अपना श्रम में बेच करके अपने आजीविका कमाने का काम करते हैं। इनके बदले कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक वर्ग स्ट्रगल हो जाती है, वर्ग समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए निजी संपत्ति का निषेध करते हैं, क्योंकि इस निजी संपत्ति के कारण दोनों वर्गों में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल उत्पन्न हो जाता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और पूंजीपति वर्ग जन सामान्य का शोषण करने में सहायक होता है, उनका न केवल शारीरिक शोषण करता है बल्कि उनका आर्थिक शोषण करता है और उनका बौद्धिक विकास होना चाहिए, इस प्रकार का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए निजी संपत्ति का भी विरोध करते हैं, निजी संपत्ति को जन सामान्य नहीं मानते हैं। इसलिए निजी संपत्ति राज्य के हित के स्थान पर तो राष्ट्रवादी जो विचारक है, न केवल राज्य का